सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग 5 जून के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? कब होता है? आज ही है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेज एंड द आंसर इज 5 जून। ठीक है, 2020 ऑब्वियसली मैं इस साल की बात कर रहा हूं, बट इस ईयर को आप हटा भी सकते हैं क्योंकि हर साल 5 जून को ही आता है। ठीक है, सो 5 जून इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार का थीम क्या है वो भी देख लीजिए, टाइम फॉर नेचर। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, वहीं से मैं आपके लिए ग्राफिक लाया हूं। टाइम फॉर नेचर, दिस इज द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विच इज टुडे 5 जून 2020 का थीम है। टाइम फॉर नेचर थीम याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। चलिए, CII मतलब कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। सो हु हैज टेकन ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मतलब CII फॉर द ईयर 2020 एंड 21? एंड द आंसर इज उदय कोटक। ही इज द CEO एंड MD ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक, फोटो आप देख सकते हैं, ही इज मिस्टर उदय कोटक। जो और चीजें हैं वो देख लीजिए। पहले कौन थे जिनसे अभी टेक ओवर करेंगे? विक्रम किर्लोस्कर, हु इज द चेयरमैन एंड MD ऑफ किर्लोस्कर सिस्टम्स। ठीक, एंड जो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर है उसके वाइस चेयरमैन भी थे विक्रम किर्लोस्कर जी। ठीक है, तो किर्लोस्कर सिस्टम के चेयरमैन MD और किर्लोस्कर टोयोटा मोटर जो है उसके वाइस चेयरमैन, अब ये जा चुके हैं, अब उदय कोटक आएंगे। ठीक है, एंड वाइस प्रेसिडेंट भी नए हैं, उनका नाम देख लीजिए, संजीव बजाज, हु इज द चेयरमैन एंड MD ऑफ बजाज फिनसर्व लिमिटेड। ये वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो उदय कोटक प्रेसिडेंट और संजीव बजाज जो बजाज फिनसर्व के हैं वो रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट। तो ऑल दीज थ्री इंफॉर्मेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक, SSC, MBA एंट्रेंस में खासकर इस बात को काफी पूछा जाता है। सच एन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक बहुत बेहतरीन इंटर्नशिप सिस्टम चालू किया है भारत सरकार ने, उसके ऊपर सवाल है। तो बताइए, नेम द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड द आंसर इज ट्यूलिप। वैसे तो ये फूल का नाम है, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्रोनिम है। क्या है देख लीजिए, पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम बहुत सिंपल है। कुछ स्टूडेंट्स को लोग लेंगे और वो अर्बन बॉडीज और शहरों में इंटर्नशिप करेंगे ताकि वो भी सीख पाए और उनकी प्रैक्टिस से, उनके एक्सपीरियंस से शहर में भी विकास हो पाए। तो इट विल बी अ टू वे लर्निंग प्रोसेस। शहरों का विकास भी और उस विकास और उस वर्किंग से बच्चे भी सीख पाएंगे। अब डिटेल देख लीजिए। सो फुल फॉर्म समझ गए ना ट्यूलिप का? इट्स एक्रोनिम, मतलब हर शब्द का एक मतलब होता है इसमें। फुल फॉर्म द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। डिटेल देख लीजिए। सो इट इज अ प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू फ्रेश ग्रेजुएट्स। मेनली दे विल बी टेकन फ्रॉम टेक्निकल फील्ड्स। ठीक है, इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज मतलब ULBs एंड स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, सो ट्यूलिप इज अ प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग फ्रेश ग्रेजुएट्स एक्सपेरियंशियल लर्निंग, मतलब एक्सपीरियंस से जो लर्निंग होगी तो इनको मिलेगी एक्सपेरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन द अर्बन सेक्टर। तो पहले क्या होता था? डूइंग बाय लर्निंग। अब लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके और एक्सपीरियंस से चीजें सीखी जाएंगी। ठीक, बजट में भी इसका एक इंडिकेशन दिया गया था जिसके एज परसुएंट टू दैट डिक्लेरेशन इसको अब लॉन्च करा गया। So TULIP has been conceived pursuant to the budget 2020-21 announcement by the finance minister निर्मला सीतारमन, जो उन्होंने किया था अंडर द थीम एस्पिरेशनल इंडिया। उन्होंने काफी मल्टीपल थीम्स में इस बार का बजट दिया था, उसमें जो एस्पिरेशनल इंडिया वाला पार्ट था उसमें इसकी बात करी गई थी, जिसको फॉलो अप करते हुए इस स्कीम को अनाउंस करा गया, ट्यूलिप को। ठीक है, कुछ फैक्ट्स और देख लीजिए। तो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं? डूइंग बाय लर्निंग नहीं, री इमेजिनिंग द एजुकेशन एज लर्निंग बाय डूइंग। दिस इज अ इंपॉर्टेंट फ्रेज जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके दो पर्पस होंगे, ट्विन गोल्स। सो ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम हैज ट्विन गोल्स। क्या? providing interns with hands-on learning experience as well as infusing fresh energy and ideas in the functioning of India's ULBs, urban local bodies and smart cities। तो एक तो बच्चों को सीखने को मिलेगा शहरों को देखकर, उनकी वर्किंग को देखकर, और शहरों के विकास में भी हेल्प मिलेगी। भाई ये फ्रेश लोग हैं, बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स, और ये बिल्कुल अपनी एनर्जी से अपने इनपुट दे पाएंगे, तो शहरों के विकास में भी एक टू वे प्रोसेस होगा। शहरों के विकास उस पूरे मॉडल में भी एक फ्रेश एनर्जी आएगी इन इंटर्न से। तो आई पर्सनली फील इट्स अ वेरी गुड इंटीग्रेटिव इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है
एक एमओयू साइन हुआ है 5 साल के लिए बिटवीन MOHUA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड AICTE, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। और एक MHRD जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, उसका और AICTE का गोल भी था कि दे हैव टू प्रोवाइड 1 करोड़ सक्सेसफुल इंटर्नशिप बाय 2025। इस पूरे ब्रॉडर गोल, इस अम्ब्रेला में भी ट्यूलिप स्कीम काफी अच्छी तरह काम करेगी, ठीक है। सो टेक्निकल एजुकेशन की जो AICTE है और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते किस तरह से बढ़ता है, बट अ वेरी गुड इनोवेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्लान, एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलते हैं। इंडिया हैज प्लेज्ड 15 मिलियन US डॉलर्स, 15 मिलियन US डॉलर्स टू द इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस। एक अलायंस है जिसको 15 मिलियन US डॉलर प्रॉमिस किया है, प्लेज किया है इंडिया ने। आपको अलायंस का नाम बताना है फ्रेंड्स, आंसर मैं पहले कई बार डिस्कस कर चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट अलायंस है। आया याद? गावी, ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। इट इज अ इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन स्पेशली इन पुअर कंट्रीज। बहुत सारे देश इसके मेंबर्स हैं, सिविल सोसाइटीज। फिर इसमें और कौन पार्टिसिपेट करता है? अपना यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक, सब इसका हिस्सा है, ठीक है। चलिए, एक एक्चुअली इंटरनेशनल एक ग्लोबल समिट हुई थी, ग्लोबल वैक्सीन की समिट हुई थी, जिसको होस्ट कर रहे थे यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। उसमें मोदी जी ने बात बोली थी, उन्होंने कोलैबोरेशन को सपोर्ट भी दिया जो वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, और इंडिया कंट्रीब्यूशन भी बताया वहां पे। हम लगभग 120 कंट्रीज को असेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो इंडिया बहुत इंटरनेशनली मेहनत से लगा हुआ है पूरे कॉपरेशन के साथ, वो भी उन्होंने बताया और सपोर्ट भी जाहिर किया। एक जो वर्ल्ड वैक्सीन समिट चल रही थी जिसको होस्ट कर रहे थे बोरिस जॉनसन, यूके के प्राइम मिनिस्टर, उसमें मोदी जी ने भी बोला था, ठीक है। और गावी को 15 मिलियन US डॉलर का एक क्या कैसे प्लेज करा है, मतलब ये फंड, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। आंसर देख लो, स्कॉट मॉरिसन। फोटो देखो पहले, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस का है जिसमें उधर बैठे हैं स्कॉट मॉरिसन और यहां पे आप देख सकते हैं मोदी जी, ठीक। अच्छी खासी बातें हुई, दोनों कंट्री के बायलैटरल रिलेशंस क्या और अच्छी तरह इंप्रूव हो सकता है, कोविड-19 की सिचुएशन में क्या करंट चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बात हुई, और इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल रिलेशन को अपग्रेड करके क्या बनाना। एक कीवर्ड बताता हूं मैं आपको, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, CSP। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन को अपग्रेड करके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक ले जाने वाली बात दोनों हेड्स के बीच में हुई थी, ठीक। तो ये पूरा डिस्कशन, कोविड-19 पर भी काफी बातें, स्ट्रैटेजीज और चैलेंजेस डिस्कस हुए थे, ठीक है। बट ये वर्ड ध्यान रखना, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ये वर्ड इस्तेमाल कर लिया आपने एग्जाम में तो काम बन गया हमारा, एज मिल जाएगी आपको। थोड़ा और क्लैरिटी वाला फोटो देख लीजिए स्कॉट मॉरिसन का, ये रहा, ठीक है। चलो, बड़ी बड़ी गहरी दोस्ती है वैसे इनकी और मोदी जी की, जैसे नेतन्याहू के साथ वो इजराइल वाली, वैसे इनके साथ भी बड़े आपको अच्छे फोटोज वगैरह दिखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक फैक्चुअल क्वेश्चन रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है एक प्रपोज्ड मर्जर, ठीक है। वो किसके बीच में है? प्यूगो एंड फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल। तो फिएट क्राइसलर और प्यूगो के बीच में ये जो मर्जर था, इसको CCI मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है। आपको ये बताना है प्यूगो कंपनी कौन से देश की है। प्यूगो कंपनी कौन से देश की है? आंसर इज फ्रांस। प्यूगो फ्रांस की है और फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स का हेडक्वार्टर लंदन में, वो लंदन की है। ये पहली वाली फ्रांस की, समझ गए। CCI ने ऑफिशियली अप्रूव किया है तो इसमें डिटेल नहीं पूछेगा, पर एक सिंगल वर्ड का फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। फैक्चुअल, डिटेल नहीं पूछेगा कि क्या नॉर्म से, कैसे मर्जर है, वो सब नहीं, पर नाम पूछ सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, आप जानते हैं ना, कई बार बोलते हैं स्टेट्स ब्लेम करते हैं सेंटर को कि भाई फंड नहीं मिले, फंड नहीं मिले। कई बार आपने टीवी में पैनल डिबेट देखे होंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है GST कॉम्पनसेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देती है। इट्स अ लीगल प्रोविजन, उसके लिए एक्ट भी है, ठीक है। सो ये जो GST कॉम्पनसेशन है, काफी टाइम से पेंडिंग था, वो अब सरकार पे कर चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट GST कॉम्पनसेशन स्टेट को दे चुकी है एक टाइम तक, आगे और भी देती रहेगी, ठीक है। उसी के ऊपर सवाल है, देख लीजिए। How much GST, goods and service tax, how much GST compensation has been released by central government to the states and UTs with legislature for the period, अब ये जो अभी पेमेंट हुआ है दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 का पेमेंट हुआ है, कितना हुआ है आपको बताना है।
डेटा रिलीज करा गया इसका? एंड द आंसर इज 36,400 करोड़ रुपीज ये पे करा जा चुका है। 36,400 करोड़, पीरियड समझ गए, दिसंबर 2019 से लेके फरवरी 2020 तक, ठीक है। और इसके पहले का जो था अप्रैल से नवंबर 2019, उसका पेमेंट पहले ही करा जा चुका है। वो कितना था? 1,15,096 करोड़ रुपीज। उसके बाद जो दिसंबर से फरवरी तक का था वो पे कर दिया, समझ गए? तो ये पहले का था, अभी का भी पे करा जा चुका है। तो रिसेंट वाला ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पीएलएफएस की रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है, आपको पीआईबी में मिल जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसने रिलीज करी है? एमओएसपीआई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट डेटा। मैं भी आपके लिए लाऊंगा एक अलग वीडियो में बना के, अभी तो बस एक सवाल पूछा है। बताइए, सवाल यह है, आपको याद है बहुत सारी वो डिस्कशन चल रहा था कि हमारा 45 ईयर्स में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जा चुका है। अब ये नया डेटा, इसमें थोड़ा वैल्यू कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप किया है थोड़ा, वो देख लीजिए। तो हमें यह बताना है कि ये, अच्छा ये रिपोर्ट कब किया? ये कौन से पीरियड की इंफॉर्मेशन बता रही है? 2018 और 19 ईयर की बात चल रही है। इस रिपोर्ट में इस ईयर के लिए कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिलीज करा गया है, कितना डेटा निकल के आपको बताना है। एंड द आंसर इज 5.8%। ठीक है, एक ध्यान रखिएगा, पिछली रिपोर्ट 2017-18 की आई थी और ये 2018 और 19 वाली आई है। पिछले में 6.1% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो अब कितना हो चुका है? 5.8% का, तो थोड़ा कम हुआ है। इन दोनों ईयर्स के बीच में कंपैरिजन होता है। कुछ डेटा और है जो आप पढ़ सकते हैं, एक दो मैं आपको बताता हूं, थोड़े देख लीजिए। कंपैरिजन किसके बीच में, वो ध्यान रखना। पिछली रिपोर्ट 2017 और 18 की, और ये 2018 और 19 की, इसमें कंपैरिजन हो रहा है। एक आया था, बहुत सारी चीजें उसमें मैं दो तीन बताऊंगा बस, बाकी आप पढ़ लेना। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। ये पिछली बार, ये बड़ा है। लेबर फोर्स में फ्रेंड्स क्या क्या आते हैं? ऐसे लोग जो वर्क कर रहे हैं या जो वर्क ढूंढ रहे हैं, हु आर सीकिंग वर्क और हु आर अवेलेबल फॉर वर्क। तो ऑल दोस पीपल हु आर वर्किंग और दे आर सीकिंग द वर्क और अवेलेबल फॉर वर्क, ये कैटेगरी लेबर फोर्स की होती है। वो पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। पहले 36 पॉइंट, कहां गया, हाँ यहाँ 36.9% था, अब कितना हो गया है? 37.5%। ठीक है। और अगर मैं कैटेगरी वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखता हूं, टोटल वाली कहानी तो आपके सामने है, 6.1 से 5.8%। अगर कैटेगरी वाइज देखें तो चेंज क्या है वो देख लो। अगर पहले जेंडर वाइज बात करी जाए, फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट और मेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इनकी बात करी जाए तो फीमेल वाले में जो डेटा है 5.7% से कम होके 5.2% पे आ गया है, और ये फीमेल की। और मेल में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.2% से कम होके 6% पे आ गया है। पर अगर मैं रीजन की बात करूं, मतलब अगर मैं अर्बन और रूरल में क्लासिफाई करना चाहूं तो वो भी देख लीजिए। अर्बन एरिया और रूरल एरिया का अलग से देख लेते हैं। अर्बन एरियाज में 7.8% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अब कितना हो गया है इस लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से? 7.7%। और रूरल का हिसाब यह है कि वहां पे पहले था 5.3% और अब कितना हो गया है? 5%। ये सब अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की बात हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स सब में वही लिख दीजिएगा, ये रहा डेटा आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी आदत हर समय से रही है पढ़ाई करने की। जैसे सुबह मैंने खबर पढ़ी, ये आज की खबर है, कल रिलीज हुई है। आई कुड हैव मेड अ टेबल ओवर हियर, मैं टेबल बना के डेटा में टेबल में देख, मुझे याद नहीं करना पड़ता, पर मैं ऐसा नहीं करता। मैं वही भाई, बाद में क्यों टालना चीजें? ठीक है, मुझे तो एग्जाम देनी है, पर फिर भी मैं याद करता हूं चीजें। मैंने 10 मिनट दिए, ईमानदारी से डेटा को देखा और माइंड में बिठा लिया, रिवाइज कर लिया। अब देखो आपको हमने बता दी। तो इजी रास्ता टेबल बनाना था, पर मैंने नहीं बनाई, क्योंकि फिर टेबल बना के बता तो दूंगा पर याद नहीं रहेगा ना। भाई चीजें देखने के लिए थोड़ी नहीं पढ़ रहे हैं। आखिरी में एग्जाम में आप अकेले जाओगे अपने दिमाग के साथ, तो दिमाग में भरते जाओ चीजें। ठीक है, नोट्स अपनी जगह पे सही है, बिल्कुल बनाइए। पर पता नहीं क्या करता, आप लोग कई बार पूछते हैं, सिंपल रास्ता, आपने खबर पढ़ी, याद करो, उसको देख के अपनी कॉपी में नोट्स मत बनाओ, उसको याद करो फिर बिना देखे नोट्स बनाओ। नोट्स भी बन गए और माइंड का रिटेंशन भी हो गया, बस यही सक्सेस का मंत्र होता है। साथ साथ आपने याद करा और फिर अपनी मेमोरी के साथ आपने लिखा। अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, ये लिखी हुई बात का मैं कभी भूल सकता हूं? नहीं, क्योंकि मैंने याद करा फिर रिटेंशन में बिना देखे लिखा ये सब।
आप भी ऐसा करिए। तो नोट मेकिंग करिए, पर उसी बहाने याद भी करिए। किताब से सोर्स से देख देख के नोट मत बनाओ, फिर क्या फायदा हो गया, वो तो किताब में लिखा ही हुआ था ना। ये छोटा सा चेंज करो, फायदा दिखेगा आपको, ठीक है। एनीवेज दिस डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेवेंट मेनली यही फैक्ट है। इसके अलावा चीजें देखनी है तो आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, पीआईबी में मिल जाएगी आपको, या मॉस्पी की वेबसाइट जो मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, वहां पे जाके मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलो भाई, लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बरकिंदो, मोहम्मद बरकिंदो सेक्रेटरी जनरल है, एक हेड है, मतलब एक बहुत फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किसके आपको बताना है। मोहम्मद बरकिंदो इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड द आंसर इज ओपेक। ये ओपेक के हेड हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। एक्चुअली जो हमारे मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, और वो स्टील के मिनिस्टर भी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, वो स्टील मिनिस्ट्री के मिनिस्टर भी हैं। एंड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, एमओपीएनजी जो बोलते हैं, मिनिस्ट्री में लिख देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसके मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मोहम्मद बरकिंदो जी से बात करी थी, डिस्कस किया था किस तरह से इकोनॉमिक रिकवरी पे जाना है, किस तरह से एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पेट्रोलियम की और कंज्यूमिंग कंट्रीज दोनों को ऑपरेट करके आगे बढ़ना है, कैसे इकोनॉमिक रिवाइवल या पेट्रोलियम डिमांड का रिवाइवल होगा, क्या स्टेप्स अपनाने चाहिए ताकि स्टेबल तरीके से ग्रोथ करें। एक डिमांड क्रंच आया था, अभी जानते हैं, कीमतें बहुत कम हो गई थी क्रूड की, तो काफी प्रॉब्लम्स हुई पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को, कैसे निपटा जाए कि दोनों का फायदा हो जाए, एक्सपोर्टिंग वालों का भी और कंज्यूमर्स का भी। हम मेनली कंज्यूमर है, थोड़ा प्रोड्यूस भी करते हैं पर मेनली कंज्यूमर। तो इस बातों पर डिस्कशन हुआ था धर्मेंद्र प्रधान और बरकिंदो जी के बीच में, ठीक है, समझ गए। चलिए, बाकी ओपेक के बारे में आप जानते हैं, 1960 में बनी थी, बगदाद में बनी थी, 13 मेंबर्स है, मेंबर्स अंदर बाहर होते रहते हैं इसमें, तो नंबर वेरिएबल रहता है, 13 मेंबर्स हैं। एंड इसका हेडक्वार्टर वियना में है, जो ऑस्ट्रिया में सिटी है, वियना में, ठीक है। फोटो देख लीजिए मोहम्मद बरकिंदो जी का, ये नाइजीरिया के पॉलिटिशियन है, अभी ये हेड है ओपेक के, नाइजीरिया के हैं, ठीक है। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन। एक बहुत लेजेंडरी फिल्म मेकर और स्क्रीन राइटर बासु चैटर्जी जी हमारे बीच में नहीं रहे, ही वॉज अ ग्रेट फिल्म मेकर, और वो ही इज नो मोर विद अस। आपको उनकी डेब्यू फिल्म का नाम बताना है, एंड द आंसर इज सारा आकाश। सारा आकाश इज द डेब्यू मूवी ऑफ बासु चैटर्जी, इनका फोटो देख सकते हैं आप, लेजेंडरी फिल्म मेकर, ही इज नो मोर विद अस। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।